हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू योर चैनल। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे हैं और आज इसका पार्ट 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। शुद्ध हिंदी सही है? ठीक है बेटा, तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। परमाणु सिद्धांत चल रहा है हमारा, जिसमें हम 2-3 वैज्ञानिकों के बारे में, उनकी थ्योरियों के बारे में, उनकी कमी क्या थी वो जान चुके हैं। रदरफोर्ड पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, उससे पहले थॉमसन बताया था, उससे पहले डाल्टन आया था। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो जो बताई थी उसमें रदरफोर्ड के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, किस प्रकार से किया था, क्या किया था, वो सब बताया था। लेकिन एक उसकी कमी जो रह गई थी वो छोड़ दी थी। ठीक है, तो उस कमी को आज हम बताते हैं और उस कमी को किस प्रकार से कोई पूरा किया था, किसने पूरा किया था, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो आ जाओ। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया था वो ऐसा बताया था, भाई ये जो होता है परमाणु, इसकी जो व्यास होता है 10⁻10 मीटर होता है। इसके अंदर एक और चीज होती है जो रदरफोर्ड ने हमको बताई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, और जिसका व्यास 10⁻15 मीटर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भैया, इसके चार तरफ चक्कर 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 लगाते रहते हैं, और जो इसको बैलेंस करने के लिए बीच में पॉजिटिव आवेश होता है। यही मॉडल बताया था ना बेटा रदरफोर्ड ने। अब भाई सब कुछ सही था, सब कुछ क्लियर है, फिर क्या कमी रह गई वो हम बताते हैं अभी। तो कमी भाई क्या रह गई थी? पहली बात तो परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। भाई स्टेबल है नहीं है, इस चीज के बारे में नहीं बता पाया, पहली कमी। दूसरी कमी, एक बात बताओ भाई कि ये घूम तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन भैया घूम किससे रहे हैं? ये मैक्सवेल का एक सिद्धांत होता है। अब उसके अनुसार कोई भी जो मतलब कोई भी परमाणु, कोई भी कण, कोई भी चीज होती है, उसको मूव करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब चलो भैया बात बता दी रदरफोर्ड ने कि ये चारों तरफ घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ, चलो अच्छी बात है घूम रहे हैं, लेकिन इनको एनर्जी कहां से मिल रही है? भाई अगर इनको एनर्जी नहीं है, चलो खुद की एनर्जी से घूम रहे हैं, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी? भाई एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, ये घूमते 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 इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद ही डायरेक्टली किसमें? प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर है, उसके अंदर जाके गिरेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ये बताओ हमको, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो घूम किससे रहे? मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसको कहां से एनर्जी मिल रही है, ये हमको बताओ। भाई उसके बारे में नहीं बता पाया। ये दो बात हो गई। तीसरी बात भाई ये कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो प्रदर्शित नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन का जो वे है, जो पथ है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है चार तरफ, वो बात सही है, लेकिन घूम किस शेप में रहा है? भाई सर्कल में घूम रहा है, या ट्राइंगल में घूम रहा है, या रेक्टेंगल में घूम रहा है, घूम तो या स्क्वायर में घूम रहा है। घूम तो ये भी रहे हैं ना, ऐसे चार तरफ ही हो गए, बीच में प्रोटॉन हो गया, इसके चार तरफ ट्राइंगल शेप में घूम रहा है, या सर्कल में घूम रहा है, या स्क्वायर में घूम रहा है, कौन सी शेप में घूम रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पथ है घूमने का, वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है, पर कर पाया कि इलेक्ट्रॉन का पथ कौन सा, इलेक्ट्रॉन किस पथ में हम जो है प्रोटॉन के चार तरफ घूम रहा है। 3 कमी हो गई ना। और लास्ट चौथी कमी और देख लेता हूं, एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं बताया भाई कितने इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दोबारा से बता देता हूं चारों कमी। पहली कमी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा, मैक्सवेल का जो सिद्धांत था कि एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो कहां से मिल रही है, किस प्रकार से ये मिल रही है, वो नहीं बता पाया। ठीक है भाई। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का पथ प्रदर्शित नहीं कर पाया कि पथ के कौन सा होता है, वे।
ठीक है ना। और चौथा और फाइनल है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहे हैं वो नहीं बता पाया। ये 4 कमी रह गई। अब इसको पूरा करने के लिए भाई अब चौथा साइंटिस्ट हो रहा है हमारा, चौथा और लास्ट जो है हमारे बुक के हिसाब से। वैसे तो अभी तक चल रही है रिसर्च कभी खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो उसको बताने के लिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो आए हमारे नील्स बोर। कौन आया? नील्स बोर। नील्स बोर ने अपना जो परमाणु मॉडल था उसको प्रस्तुत करने के लिए फिजिक्स के अंदर क्वांटम थ्योरी होती है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत, उसके आधार पर अपना प्रस्तुत किया था मॉडल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील्स बोर ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत दिया था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? वो था भाई फिजिक्स के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर था, ठीक है ना। अब इसने तो भाई सब कुछ ही काया पलट के रख दी। रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, जो ने भी, जिसने भी जो कुछ बताया वो सब कुछ इसने बदल के रख दिया और इसने सबकी बातों को शामिल करते हुए अपना एक अलग से ही मॉडल प्रस्तुत किया। और उसका मॉडल लगभग थोड़ा वो ठीक भी था, कमी तो उसमें भी आई थी आगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था हाइजेनबर्ग वगैरह, वो आगे जब तुम 11th-12th क्लास पढ़ोगे तब पढ़ोगे उसके बारे में, केवल अपने 10th में यहीं तक ही नील्स बोर तक, ठीक है। तो क्या था इसका मॉडल वो हम बताते हैं। पहली बात तो भाई सबको पता है कि परमाणु उदासीन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और इसके अंदर एक नाभिक भी होता है। नाभिक के अंदर सारा धनावेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं वगैरह वगैरह। ये सब कुछ तो बता चुके हैं नील्स बोर वगैरह से पहले। रदरफोर्ड है, थॉमसन है, वो सब कुछ बता चुके हैं। नया क्या बताया इसने? तो भाई पॉइंट सारे बताता हूँ। पहला पॉइंट तो यही था कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में नाभिक होता है जिसके अंदर समस्त धनावेश होता है परमाणु, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात ये बताई परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। तीसरी बात, नई बात जो इसने बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एक जगह चक्कर नहीं लगाता। मतलब समझे? इसने ये कहा था ना, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने ऐसा कहा था कि भाई ऐसे चक्कर लगाते हैं चार तरफ, ऐसे ऐसे लगाते, यही कहा था ना। लेकिन ये बात इसने गलत साबित कर दी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो चक्कर वक्कर ऐसे नहीं लगाते, वो ऐसे लगाते हैं जैसे ये बीच में प्रोटॉन है तो ये अलग अलग कक्षाओं में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं ऐसे, ठीक है ना। अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को इसने क्या नाम दिया? कोष। क्या नाम दिया बेटा? कोष। या इसको ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पीछे, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है कि नील्स बोर ने जो परमाणु के जो वो थे उनको क्या नाम दिया था? कोष नाम दिया था, या ऊर्जा स्तर इनको बोल सकते हैं। अब इनको इसने किस प्रकार से साबित किया? भाई इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं एक नाभिक के चारों तरफ। उसके बाद में इनको इसने ऊर्जा स्तर या कोष कहा और इसको इसने प्रदर्शित किया के एल एम एन ऐसे अलग अलग ऊर्जाओं को। के बराबर 1, एन बराबर मतलब एन बराबर 1 तो मतलब हो गया पहला कोष, एन बराबर 2 मतलब दूसरा कोष, एन बराबर 3 मतलब तीसरा कोष, एन बराबर 4 मतलब चौथा कोष। और कोषों का जो नाम दे दिया के एल एम एन ओ ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। तो दो बात पता लग गई भाई, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह पर ना घूम के अलग अलग ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको ऊर्जा स्तर कोष कहते हैं, जिनको हम के एल एम एन ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है। उसके बाद में इसने ये बता दी जो पिछली बार नील्स बोर की रदरफोर्ड की कमी रह गई थी, भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो बात भी इसने क्लियरिफाई कर दी। उसने क्लियरिफाई क्या कर दी कि परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 2n²। इससे इस सूत्र से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जैसे के कोष की पता करना है हमको, के जो है उसमें n बराबर 1 है ना,
तो यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना। n में l में कितना आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही m में पता करेंगे तो n बराबर 3 तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो अलग अलग कोष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम इस सूत्र के द्वारा हम बता सकते हैं कि भाई k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, l में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, m में कितने, n में कितने। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात। तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो भी इसने दूर कर दी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका सूत्र होता है 2n²। समझ में आई। तो ये बात समझ में आ रही है भाई। पहली बात तो उदासीन होता है, मान ली हमने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है पॉजिटिव आवेश, ये बात। लेकिन वो बात गलत थी कि एक जगह घूमता है, वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में घूमता है और उनको हम KLMN के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम 2n² सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद में इसने एक और फॉर्मूला बता दिया कि भाई हम जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं, हम इलेक्ट्रॉन किस वेग से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जो ऊर्जा स्तरों में घूम रहा है ना ये, वो किस कोणीय वेग से, किस कोणीय संवेग से चक्कर लगा रहा है, उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसका जो सूत्र होता है वो होता है mv²। इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं mvr बराबर NH/2π। इस सूत्र के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं वो किस वेग से घूम रहे हैं, क्योंकि देखो m जो होगा वो तो होगा द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, v जो होगा उसका वेग होगा जो हम उसको ज्ञात करना है, r बराबर त्रिज्या। भाई जैसे पहले कोष में है तो पहले कोष की त्रिज्या कितनी है, दूसरे कोष की त्रिज्या कितनी है, तीसरे की कितनी है, हो गई ना। n बराबर क्या होगा, n बराबर ये लिख रखा है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 लिख रखे हैं ना। n बराबर होगा कोष की संख्या, और h होता है प्लांक नियतांक जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वो मैं लिख देता हूं कितनी होती है, वो होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34। ये होती है h की वैल्यू। पाई की वैल्यू सब तुम जानते हो 3.14, ठीक है ना, और 2 कांस्टेंट है। तो इस सूत्र से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूम रहा है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और 2n² फॉर्मूले से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किस कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई L कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तुम धड़ाक से बता दोगे भाई L कोष के अंदर, L होता है दूसरा कोष, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात क्या प्रस्तुत की इसने, अगली बात ये की कि भाई निश्चित कक्षा हम चक्कर नहीं लगाते, जाते रहते हैं इधर से इधर, मतलब इस चक्कर में इसमें चला गया, फिर इसमें चला गया, फिर इसमें चला गया, कभी इसमें चला गया, मतलब अलग अलग कोषों में इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, एक कोष में चक्कर नहीं लगाता। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था ना कि भाई एक जगह घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग कोषों में चक्कर लगाते हैं, कभी इस कोष में आ गया इलेक्ट्रॉन, कभी इसमें आ गया, कभी इसमें आ गया, कभी इसमें आ गया, फिर वापस चला गया। तो ऐसे अलग अलग कोषों में चक्कर लगाते हैं, ना कि एक में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये बात क्लियरिफाई कर दी। अच्छा, उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल बात क्या बताई, लास्ट एंड फाइनल अभी तो 2 बात रह गई कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक से दूर जाता है, दोबारा समझ लो, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, पहले इस कोष में, फिर इसमें चला गया, फिर इसमें चला गया, ऐसे घूमता रहता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। समझ में आई, जो ऊर्जा की बात कर रहे थे, कहां से ऊर्जा मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जैसे जैसे नाभिक से दूर जाता जा रहा है, जैसे ये तो है नाभिक और यहां से ये दूर जा रहा है, ऐसे जितना दूर जाएगा उतनी इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और जितना पास आएगा उतनी इसकी एनर्जी कम होगी।
तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो कहाँ होगी भाई, एन कोस में होगी, और सबसे कम किस में होगी, के कोस में होगी। ठीक है। और लास्ट फाइनल बात ये है कि इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं घूम रहा है, ये जो है ये तो उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च मतलब बड़ा, और निम्न ऊर्जा स्तर ये है जहाँ छोटा ही ऊर्जा स्तर है। अब मान लो निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब पहले कोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसकी ऊर्जा कम होगी, सीधी सी बात है। अब मान लो बाहर से वो ऊर्जा कहीं से उत्सर्जित कर लेता है, तो वो तुरंत निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। और मान लो उच्च ऊर्जा स्तर में घूम रहा है और वहां से किसी ने उससे ऊर्जा छीन ली, तो वो उच्च से वापस कहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाएगा। समझ में आई बात, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में घूम रहा है और कहीं से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेता है, तो निम्न से उच्च में पहुंच जाता है, और उच्च में है और उससे कोई एनर्जी वापस खींच लेता है, तो वापस निम्न में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये बात थी इसकी, मतलब कहने का मतलब वो वाली बात हो गई, कोई जो बच्चा है, बच्चे को मान लो कहीं पर एक छोटा सा या फिर 1-2 रुपए मिल गए कहीं पड़े हुए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई उसको, और वो तुरंत कहाँ भागेगा, दुकान पर। और दुकान पे मान लो कोई मेरे जैसा खड़ा है और उसने थप्पड़ मार के घुसा लिया उससे पैसे, तो वापस रोता होता कहाँ जाएगा, घर आ जाएगा। मतलब घर तो हो गया निम्न ऊर्जा स्तर, दुकान हो गई उच्च ऊर्जा स्तर। अब घर पर निम्न ऊर्जा स्तर पे था, उसको पैसे मिल गए, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया खुश होके, और वहां से उससे किसी ने घुसा लिया, तो उच्च से वापस घर पे आ गया, मतलब निम्न में आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे नील्स बोर की परिकल्पना थी। दोबारा से समझा देता हूँ एक एक पॉइंट को। पहली बात तो उसने ये कही कि भाई परमाणु उदासीन होता है, क्लियर बात है। बीच में नाभिक होता है, ये भी क्लियर बात है। नाभिक के अंदर धनावेश होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसने अपनी बात प्रूव करना शुरू किया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक जगह चक्कर नहीं लगाते। पहली बात तो वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम कोष या कह सकते हैं। तीसरी बात, उनको के एल एम एन के द्वारा या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। चौथी बात कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, 2n² के द्वारा। अगली बात, किस वेग से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका भी सूत्र है mvr बराबर nh/2π। उसके बाद में अगली बात क्या बताई थी कि भाई जो उच्च ऊर्जा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर परमाणु की जो नाभिक होता है उससे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा एल में होगी, सबसे कम के में होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट बात बताई थी कि उच्च स्तर में है और उससे कोई ऊर्जा ले लेता है तो निम्न में चला जाता है, निम्न में उसको ऊर्जा मिल जाती है तो वो उच्च में वापस आ जाता है। तो ये बात थी नील्स बोर की परिकल्पना के अंदर। अब इसकी भी कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, तो कमी क्या थी इसकी भाई वो भी बता देता हूं मैं। उस कमी को बताते ही हमारा आज का ये वाला जो पोर्शन है 7वां के परमाणु सिद्धांत वो खत्म हो जाएगा। फिर हम इन 2 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्मों के बारे में। तो जल्दी से इसकी फटाफट इसकी कमी बता देता हूं मैं। पहली कमी तो ये थी कि केवल KLMN ये 4 जो कोष होते हैं वहां तक के ही कोष के मतलब कोष को इसके जो नियम है उससे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात तो ठीक है ना। 4 जो कोष होते हैं वहां के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जितने होते हैं उसको मतलब अधिक इलेक्ट्रॉनों के बारे में इस मॉडल से हम ज्ञात नहीं कर सकता। कुल मिला के बात ये, ठीक है। दूसरी कमी कि भाई इसने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को तो नहीं, वो तो दूसरी कमी है, इसमें नहीं है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, एक तरह से कैसे समझाओ, स्पेक्ट्रम मतलब इसकी जो परछाई होती है, छाया होती है, वो इसने बताई थी कि सीधी रेखा होती है, बिल्कुल ऐसी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा होती है, उसमें गमन करते हैं ऐसे, बिल्कुल जैसे यहाँ पर इसके सिद्ध में ऐसे, सिद्ध में ऐसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये बात तो इसने कही, लेकिन जब उच्च भेदन क्षमता वाला यंत्र वगैरह जो होते हैं उनसे जब देखा गौर करके तो वो सीधी रेखा नहीं नजर आई, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा नजर आई ऐसे, इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पथ था उसने जिस तरह से बताया था उस तरह से बता नहीं पाया। भाई ऐसा ही होता है, देखा जो अलग निकला और इसने बताया था जो अलग था, ठीक है ना। और लास्ट एंड फाइनल कमी रह गई थी कि भाई हमको पता है कि परमाणु जो होता है
परमाणु, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो एक अणु का निर्माण करते हैं। दो एटम जो होते हैं, एटम प्लस एटम यदि मिलाएं तो वो बनाता है मॉलिक्यूल, अणु, मतलब अणु बनाता है। तो ये उस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि भाई ये जो परमाणु है इससे अणु किस प्रकार से बनेगा, इस बात को भी ये प्रूव नहीं कर पाया। इसलिए नील्स बोर का भी जो नियम है वो निरस्त कर दिया गया और आगे नए नए साइंटिस्ट हो रहा है जो अभी तक चल रही है रिसर्च उसके ऊपर। ठीक है, कमी दोबारा से बता दूं। पहली कमी तो भाई इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के बारे में नहीं ज्ञात कर सकते, केवल 4 कोषों से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी कमी, स्पेक्ट्रम सीधी रेखा बताया था इसने, लेकिन जब उसको देखा गया तो स्पेक्ट्रम टेढ़ी रेखा नजर आया। तीसरी बात ये हो ही गई कि भाई परमाणु से अणु किस प्रकार से बनता है, वो ये चीज प्रदर्शित नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये इसकी कमी हो गई। तो बेटा आज हमने हमारा जो 7th चैप्टर था उसका जो फर्स्ट पोर्शन था परमाणु सिद्धांत वो क्लियर कर लिया है, वो पढ़ लिया है, जिसमें हमने डाल्टन पढ़ा, थॉमसन पढ़ा, रदरफोर्ड पढ़ा, नील्स बोर पढ़ा, उनकी सबकी कमी पढ़ी, इनके सबके मॉडल पढ़े, ये सब पढ़े। ठीक है, और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार धीरे धीरे उसको देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, नोट्स में सेंड करूंगा, उसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा और बाकी तुम क्लास में पढ़ोगे जब समझ में आएगा ही। ठीक है बेटा, तो आज का हम पार्ट 3 जो वीडियो है वो यहीं पर ही खत्म करते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 के अंदर, जिसमें हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आवर्त सारणी जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक है, नया चैलेंज है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के अंदर। तो ठीक है, मिलते हैं पार्ट 4 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।